हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडजेंट एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। अगर आज हम जो भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग एनर्जी लेते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो सर्वाइव करना चाहता है इस वर्ल्ड में, तो जैसा कि डार्विन सर ने भी कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि वो अपनी एनर्जी का सोर्स जो है वो मेंटेन करके रख सके, या कोई भी अगर अपने साथ का ऑर्गेनिज्म है तो वो उसके ऊपर डोमिनेट करके खुद सरवाइव कर सके अगर कोई भी एनर्जी सोर्स लिमिटेड है। तो ये एनर्जी का फ्लो कैसे बना, कैसे सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में आज जो हम देख रहे हैं वो आई, कैसे सारी चीज़ें बन पाई, उसके कुछ एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स का एवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एवोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एवोल्यूशन इज़ अ पैटर्न फॉर्म बाय और एज इफ बाय अ सीरीज ऑफ मूवमेंट। मतलब ये एक पैटर्न है जो कि फॉलो होता जाता है, या कुछ भी म्यूटेशन होते हैं फिर वो पैटर्न फॉलो होता जाता है धीरे धीरे। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सडन चेंज से हो। मतलब ये नहीं कि आज ऐसा है तो कल कुछ दूसरा हो गया। ये धीरे 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 करके मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सारी चीज़ों को एक सीरीज़ में चलने के लिए। तो मच ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी रिलेटेड टू देयर नीड फॉर एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ऐसे बन जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसे अपने सर्वाइवर के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तभी वो ज़िंदा रह सकता है। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो और वो ग्लूकोज हम प्लांट से लेते हैं या कोई और सोर्स से लेते हैं। तो उसको अपनी एनर्जी के लिए, जैसे प्लांट सनलाइट यूज़ करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए जी रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं एवोल्यूशन इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है कि अगर हमारे पास एनर्जी का एक सोर्स है तो हमें खुद को इवॉल्व करते रहना होगा कि अगर वो सोर्स डिप्लीट भी हो रहा है तो हम कैसे खुद इतना मेंटेन रख सकें कि हमें वो सोर्स कभी हमारे लिए ख़त्म ना हो। चाहे हम दूसरों को ख़त्म कर दें या हम खुद को ऐसा बना लें कि हमें वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो। तो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एवोल्यूशन के होने में। एन इफेक्टिव मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी अरोज अर्ली इन एवोल्यूशन एंड हैज़ बीन कंजर्व्ड। द सेल्स डेवलप द सेल्स फर्स्ट डेवलप यूज फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये सबसे पहले जो सेल्स डेवलप हुए थे, जैसे कि हमको पता है जब एवोल्यूशन हुआ है तो हम सब लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राइमोर्डियल ग्रुप बना। उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस हुई जिससे और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ। पहले आर्की बैक्टीरिया आए, फिर और यू बैक्टीरियाज आए, फिर ऐसे करके इवॉल्व होके आज वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं। तो जो प्राइमरी सेल्स थे आर्की बैक्टीरिया टाइप के, वो क्या करते थे, वो यूज़ करते थे फर्मेंटेशन की प्रोसेस को एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। वो क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली सारे प्लांट्स जो ज़्यादातर प्लांट्स जो यूज़ कर रहे हैं मैकेनिज्म बनाने के लिए एटीपी, वो क्या है। कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो सिस्टम 2 है और ये फ़ोटो सिस्टम 1 है। तो ये फ़ोटो सिस्टम जो है ये धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान कंजर्व्ड रहे हैं कहीं ना कहीं, और आज ऐसे बन गए हैं कि ये यूज़ कर रहे हैं सारे प्लांट्स बनाने के लिए एटीपी। वो कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है पहले, वो जो रेज होती हैं वो क्वांटम के रूप में हमारे फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है उसमें एब्जॉर्ब करी जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है जहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, और प्रोटॉन जो है वो हमारे ल्यूमेन में इकट्ठा होते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करता है मेम्ब्रेन में अलग अलग कैरियर्स के थ्रू, और फाइनली जाके ये पहुंच जाता है PS1 में, और फिर पहुंच जाता है NADPH रिडक्टेज में। ठीक है, तो वहाँ से NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि एक पूरी डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ प्रोटॉन्स का भी मूवमेंट हो रहा है। ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ये प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन का मूवमेंट है, ये प्रोटॉन का मूवमेंट डेवलप करता है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को। मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम होगा, एक साइड ज़्यादा होगा।
ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट हेल्प करता है इस तरीके के बैक फ्लो को। मतलब अगर एक पंप है, जो आज एटीपी सिंथेसिस हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले एक प्रोटॉन पंप ही था। वो पंप पहले प्रोटॉन पंप करता था अंदर से बाहर की तरफ सेल में। आज वही पंप हम उल्टा यूज़ कर रहे हैं और उससे एटीपी जनरेट कर रहे हैं। इस चीज़ को अभी हम आगे समझेंगे कि ये कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में आज ये सारी चीज़ें बनी हैं। फिलहाल यहाँ ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे ग्रेडियंट बना रहे हैं H+ का, ये एटीपी सिंथेस के थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ये जाके और एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जो फोटोसिंथेटिक सेंटर आज हमारे पास हैं PS1 PS2, ये जो इनका ओरिजिन है, ये लगभग जो है कंजर्व्ड रहा है काफ़ी पहले से लेके और आज तक जो हम देख रहे हैं। जैसे जो सबसे पहले जो रिएक्शन सेंटर था वो इंटरमीडिएट था टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स का। ठीक है, टाइप 1 रिएक्शन सेंटर्स बाद में डेवलप हुए फोटो सिस्टम 1 में, और टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स जो पर्पल बैक्टीरियाज में है, पर्पल फोटोसिंथेटिक, और ये आपके जो D1 D2 प्रोटीन जो फोटो सिस्टम 2 का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो तो आपके टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स के अंडर है। और ये अर्लीस्ट जो रिएक्शन सेंटर था उससे काफ़ी जो है स्ट्रक्चर इनका कंजर्व रहा है। अगर हम लोग ये देखें, जैसे आपका जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का रिएक्शन सेंटर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है। तो ये चीज़ जो है ये हमको ये बताती है कि ये बहुत पहले ही सारे बैक्टीरिया और सारे ऑर्गेनिज्म ने ये चीज़ डेवलप कर ली थी कि हमको कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है। बस वो लोग वहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या कोई भी अलग बैक्टीरिया जो पहले H2S यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए, वो बाद में धीरे प्रोसेस ऐसे चेंज हुई जो बाद में H2O यूज़ करने लगे, क्योंकि H2S का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है इसके H2O के मुकाबले। तो अब हम लोग देखते हैं कि अर्लीस्ट सेल प्रोबेबली यूज्ड फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस ATP। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट लिविंग सेल thought to have arisen more than 3 into 10 to the power years 3 into 10 to the power 9 years ago. That means अराउंड मतलब करीब 300 करोड़ साल पहले पहला सेल डेवलप किया था। तो उस टाइम क्या थी, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। तो इन्वायरमेंट लैक्ड ऑक्सीजन बट वॉज प्रिज्यूमेबली रिच इन जियोकेमिकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, हमारे चारों तरफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, एनारोबिक कंडीशंस थी। तब क्या होता था कि वो लोग फर्मेंटेशन यूज़ करते थे। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का अगर हम लोग देखें तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन कैसे? जैसे जो हमारा फाइनल एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और जो डोनर होगा या जो स्प्लिट होगा वो भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आज हम लोग देखते हैं, अगर ग्लूकोज से इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, आखिर में CO2 पे आ जाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन फर्मेंटेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उस टाइम जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म एनर्जी डेवलप करते थे, मतलब ATP डेवलप करते थे। तो मेटाबॉलिक पाथवेज फॉर ATP सिंथेसिस रिजेंबल प्रेजेंट डे फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे आज फर्मेंटेशन होता है वैसे वो पहले एनर्जी डेवलप करते थे। फिर जो आपका केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म है वो अलग अलग स्टेजेस में इवॉल्व हुई, जो आज हम लोग देख रहे हैं। ये प्रोटॉन का मूवमेंट ATP सिंथेस के थ्रू, ये जो पूरी प्रोसेस है ये कई स्टेजेस में डेवलप हुई है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि उस समय के टाइम पे जब एनारोबिक कंडीशन है और फर्मेंटेशन के थ्रू आपके ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया कि सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अब एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया तो हमें सेल को कुछ प्रोटीन ऐसी डेवलप करनी थी जो प्रोटॉन को सेल के बाहर ले जा सकें, और सेल के बाहर ले जाने का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन को सेल के बाहर ले जा सकें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, अगर उतना ही एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ पे बना रहा तो हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर कर जाएंगी। ठीक है, जो भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट थी। अब क्या है कि आपके हमारी एनर्जी जो हमारे पास है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास जो एनर्जी है हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ATP को ADP में कन्वर्ट कर रहे हैं,
और उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं हम प्रोटॉन को बाहर पंप करने के लिए। ये तब है जब एनारोबिक कंडीशन है और हमारे सेल के अंदर काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूस एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स लोअर द पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट बात हो रही है जो हमारे सेल के अंदर है। फेवर्स द एवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज ट्रांसमेम्ब्रेन H+ प्रोटीन। वह ऐसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्होंने बनने का फेवर करा पूरी कंडीशंस ने कि हमारे वो प्रोटीन H+ को सेल के अंदर से सेल के बाहर थ्रो कर दें और हमारे ATP को यूज़ कर लें। लेकिन अब अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्व करने की या सर्वाइव करने की, तो स्टेज सेकंड में वो चीज़ आती है कि अगर हम देखें कि अगर हम ऐसे ही एनर्जी यूज़ करते रहे H+ को बाहर भेजने के लिए, तो सेल खुद क्या यूज़ करेगा, उसके पास कहाँ से एनर्जी आएगी। तो उस टाइम एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे जिनके पास ऐसे प्रोटीन्स थे जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के साथ प्रोटॉन को बाहर भेज पा रहे थे, ना कि ATP को यूज़ करके। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ATP को यूज़ करना बंद कर दिया। अब ATP को जो यूज़ कर रहे थे उनके पास एनर्जी नहीं बची। द अर्थ सप्लाई ऑफ जियोकेमिकली प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट बिगेन टू dwindle। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कम पड़ गए, अब इनके पास एनर्जी कम है। अब ये एनर्जी उतनी पहले की जितना नहीं यूज़ कर सकते H+ को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो दोज विच कैन पंप प्रोटॉन विदाउट ATP हैड एन एडवांटेज। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऐसे प्रोटीन्स थे, ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे जो प्रोटॉन को बाहर भेज रहे थे बिना ATP को यूज़ करके, उनके पास एडवांटेज था, वो रह सके। ठीक है, तो दे कुड सेव द स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP दे डिराइव फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ इंक्रीजिंगली स्कार्स फूड स्टफ्स टू फ्यूल अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी सेल की, ऑर्गेनिज्म की, उसको जो भी एनर्जी चाहिए थी वो फर्मेंटेशन करके ले रहा था। बस ये था कि उसे जो H+ पंप करना था वो बिना एनर्जी यूज़ करे कर रहा था। फिर आगे क्या हुआ, अब जैसे देखें, सम बैक्टीरिया डेवलप्ड H+ पंपिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो एफिशिएंट दैट दे कुड हार्वेस्ट मोर रिडॉक्स एनर्जी दैन दे नीडेड टू मेंटेन द इंटरनल pH। ठीक है, दे हैव जनरेटेड लार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट विच दे कुड यूज देन टू प्रोड्यूस ATP। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कई सारे सेल ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ प्रोटॉन्स को पंप करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ। ग्रेडियंट डेवलप हुआ इस तरीके से, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अगर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इतना ग्रेडियंट हमने डेवलप कर लिया एक साइड H+ का, इधर H+ का मान लीजिए इतना ग्रेडियंट डेवलप कर लिया हमने पंप कर करके कि अगर हम उसको उसी पंप के थ्रू वापस ले आए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर जो है हम यहाँ से H+ मान लीजिए आपकी ये साइड है ब्लू कलर के, अगर ये ही H+ हम इस साइड से इस साइड ले जा रहे थे बाहर की तरफ, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, तो हम यूज़ कर रहे थे ATP का। ठीक है, तो हम ATP यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब वही H+ हम जब बाहर से अंदर की तरफ ला रहे हैं उसी पंप के थ्रू, तो हम इसी को उल्टा नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब ADP से ATP, ADP से ATP हम उसी से बना सकते हैं। ठीक है, और वही सारे सेल ने किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है ये जो है ये ATP से ADP डेवलप हो रहा है और सेम पंप, सेम चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हमने यूज़ करी थी इसको बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो अब वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे या ज़्यादा डेवलप होंगे जो कि इतने प्रोटॉन्स को बाहर पंप कर दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना लें जिसके वजह से जो प्रोटॉन पंप है वो ATP सिंथेस की तरफ वर्क करने लगे। ठीक है, तो हमें जो पहले समझिए सबसे शुरुआत में फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमें एनर्जी डेवलप करनी पड़ रही थी या एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही थी प्रोटॉन को पंप करने के लिए, आज वही प्रोटॉन हमारे लिए एनर्जी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो protons could leak back into the cell through ATP driven H+ pump, essentially running them in reverse so that they synthesize ATP। इनको हम रिवर्स डायरेक्शन में हमने जब यूज़ किया तो उन्होंने ATP सिंथेसिस करी।
ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस जो हुई, तो उस सारी प्रोसेस का अगर हम देखें तो बाय प्रोवाइडिंग एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ओवरकेम अ मेजर एवोल्यूशनरी ऑब्स्टिकल, जो एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल था हमारे लिए कि जब ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे, या अगर कोई सोर्स ऐसा नहीं रहेगा जो जिसको हम लोग मतलब एग्जॉस्ट करके ख़त्म कर दें, तब क्या होगा। तो ये अब हमारे पास क्या है कि इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर है। हम ये डेवलप कर सकते हैं जब तक हमारे पास सनलाइट है, जब तक हमारे पास प्लांट के ये सिस्टम चल रहा है, तब तक हम ये एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या, अब CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में है, मतलब इतनी एबेंडेंट है कि हम लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। लाइक 60% अराउंड CO2 तो है ही हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसको हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं कार्बन सोर्स की तरह। और हमारे प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ही फिक्स करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। भाई प्लांट्स भी वहीं से शुरू करते हैं, प्लांट भी सारा काम करते हैं, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, हमको भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। बस प्लांट्स जो है अपना ग्लूकोज खुद डेवलप कर लेते हैं और हम लोग अपना ग्लूकोज खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को प्लांट से लेना होता है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे जैसे NADPH इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स CO2, तो ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट थे NADPH जो था वो हमको बनाना था। अब वो हमने कैसे बनाया, वो हमने बनाया NADPH रिडक्टेज को लिंक करके अपने फोटो सिस्टम के साथ। जो हमारा फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको हमने लिंक करा NADPH रिडक्टेज के साथ, और उससे हमने NADPH बनाया, और उससे हमने जो है जो CO2 थी हमारे एनवायरनमेंट में उसको फिक्स किया। डेवलपमेंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर दैट कोज यूज सनलाइट टू जनरेट NADPH बिकम अ मेजर ब्रेक थ्रू। जब ऑर्गेनिज्म ने ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर ली कि वो सनलाइट को यूज़ करके NADPH को बना पा रहे थे, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक तरीके का रिवोल्यूशन टाइप का था कि हाँ अब ये चीज़ एक नई डेवलप हो गई है। और फिर धीरे 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 करके वही ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए होते गए होते गए, और आज वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। So it is thought that this occurred early in the process of cellular evolution in the ancestor of green sulfur bacteria. The present day green sulfur bacteria use light energy to transfer hydrogen atoms from H2S to NADPH. Okay, और जो redox potential की बात करी थी कि the redox potential of H2S is much lower than that of H2O. It is minus 230 millivolt for H2S compared to plus 820 millivolt of H2O. Like one quantum of light absorbed by the single photosystem in these bacteria is sufficient to generate NADPH via a relatively simple photosynthetic electron transport chain. ओके, तो हम लोग अगर बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो बैक्टीरिया एंसेस्टर से कैसे इनका ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे एंसेस्टर थे फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, वही फर्मेंटेशन प्रोसेस, फिर H2S फोटोसिंथेसिस हुई, H2S फोटोसिंथेसिस से ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बने, फिर उसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फिर H2O फोटोसिंथेसिस शुरू हुई, यहाँ पे इन्होंने H2S की जगह H2O को यूज़ करना शुरू किया, फिर आए हमारे पास O2 इन्वायरमेंट में। ठीक है, O2 इन्वायरमेंट में आई करीब हमारे पास 300 बिलियन साल पहले, 3 बिलियन साल पहले। और फिर उसके बाद 2 बिलियन ईयर्स अगो अराउंड हमारे ऑर्गेनिज्म डेवलप शुरू हो गए, डेवलप होना शुरू हो गए जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे। और 1 बिलियन ईयर अगो हमारे ये वाले ऑर्गेनिज्म आ गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि यूज़ कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ATP डेवलपमेंट और NADPH सिंथेसिस को। ठीक है, तो ये सारे ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और ये सारे बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरिया जाके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट करा इन्होंने यूकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट किया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आप लोग को अच्छा लगा और हमें और क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं और एक स्ट्रक्चर कोर्सेज अगर आप नीट के लिए चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को एजुएंट अकेडमी पे। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। और हम लोग का टेलीग्राम लिंक भी है ग्रुप का, हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।